आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक डायग्राम को कैसे कन्वर्ट करना। ठीक है, मीन्स कोई भी आपको फिजिकल सिस्टम या फिर दे रखी है, उस फिजिकल सिस्टम को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उससे ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि हमको कुछ ऐसा दे रखा है। मान लो कि हमको कुछ एक ऐसा एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर आपको दे रखा है। और यहाँ पे आपको एक ओप एम्प दे रखा है। ओप एम्प के साथ आपकी एक डीसी मोटर कनेक्टेड है। देन ये डीसी मीटर की स्पीड मेजर करने के लिए हमको एक टैकोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। टैकोमीटर है, मान लीजिए कि टैकोमीटर है ये। ठीक है, ये आपका एक सिंपल एग्जांपल है। ऐसा एग्जांपल आपको दे रखा है। तो कंट्रोल सिस्टम की जो वेलोसिटी होती है, मीन्स हम लोग अज्यूम करते हैं, अज्यूम अ वेलोसिटी कंट्रोल सिस्टम। Assume a velocity control system of tape recorder. While designing a tape recorder, it is very important to note that the cassette has been run at a constant speed. ये हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप किसी भी टेप रिकॉर्डर को डिजाइन कर रहे होते हैं कि तब आपकी जो कैसेट है वो आपकी एक फिक्स स्पीड पे आपकी घूमनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये स्पीड आपकी अगर चेंज हो जाती है टेप रिकॉर्डर की चलने की स्पीड, तो आपके म्यूजिक जो है वो आपका बिगड़ जाता है। मीन्स म्यूजिक अच्छी तरह आपको सुनाई नहीं देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो एक सर्किट आपको यहाँ पे दे रखी है। ये पोटेंशियोमीटर है। ये सर्किट में एक पोटेंशियोमीटर आपका इनिशियल आपको इनपुट प्रोवाइड कर रहा है आपके ओप एम्प में, या फिर आप इसे कह सकते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, ओप एम्प में आपका एक इनिशियल इनपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो एम्पलीफायर है वो जो प्रोवाइडेड जो आपका सिग्नल है जो आपका पोटेंशियोमीटर से आ रहा है उसको एम्पलीफाई करके डीसी मोटर में दे रहा है। ठीक है, और डीसी मोटर की स्पीड आप लोग मेजर कर रहे हैं विद द यूज ऑफ टैकोमीटर। ठीक है, तो ये आउटपुट में जो आपको यहाँ से डीसी मोटर की स्पीड मिल रही है, तो डीसी मोटर की स्पीड को आउटपुट के माध्यम से फीडबैक कौन दे रहा है? टैकोमीटर। टैकोमीटर आपको फीडबैक दे रहा है कि मशीन की आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, और ये टैकोमीटर का जो आउटपुट है, ये टैकोमीटर का आउटपुट आपका जो ओप एम्प है या फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसके अंदर जा रहा है। मींस ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ आपका फीडबैक का पाथ है। ठीक है, सो ये एक ये वाला जो एग्जांपल है एक सिंपल एग्जांपल है आपका जो भी ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है उसको समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे अगर आपको ये जो सिस्टम है इसका अगर ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए आपके कंपोनेंट पहले गिनेंगे। कंपोनेंट्स कितने कितने आपके पास? सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेंशियोमीटर है आपके पास। दूसरी क्या चीज है आपके पास? दूसरी आपके पास ओप एम्प है या फिर आप कह सकते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तीसरा क्या है आपके पास?
तीसरा आपके पास यहाँ पे डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर। और चौथा कंपोनेंट क्या है आपके पास, यहाँ पे टैकोमीटर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप टैकोमीटर। अब आपके पास यहाँ पे चार चीजें हैं, चार कंपोनेंट है, जिसका यूज करके आप लोग क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। अब ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए मेन चीज आपको हर एक कंपोनेंट का ट्रांसफर फंक्शन पता होनी चाहिए। मींस पोटेंशियोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, देन डीसी मोटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, और टैकोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो ये मेन चीज है, आपको जो भी कंपोनेंट्स है उसके ट्रांसफर फंक्शन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जब हमने ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर्स में, तब हमने ये जो चारों चीजें हैं, इन चारों चीजों का हमने ट्रांसफर फंक्शन डिराइव किया था, हमने देखा था उसके मैथमेटिकल मॉडलिंग में। ठीक है, सो वहां से अगर हम लोग देखें तो टैकोमीटर टैकोमीटर देखते हैं, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर है, तो पोटेंशियोमीटर देखते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन पोटेंशियोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा के, ओनली के। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ब्लॉक में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल लिखेंगे क्योंकि हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी है, इसलिए। देन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कैसे होगा, उसका K2 होगा। इसका भी ट्रांसफर फंक्शन के होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपका एज ए फीडबैक यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक समिंग पॉइंट का भी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका, यहाँ से जो है वो आपका फीडबैक पाथ आएगा, और यहाँ से आपका इनपुट आएगा, और यहाँ से आपका K2 है। देन तीसरा है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो डीसी मोटर का ट्रांसफर फंक्शन आपका होता है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, के एस डिवाइडेड बाय एस इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। ये कहीं भी आपको कोई भी डीसी मोटर हो, ये आपको ट्रांसफर फंक्शन आपका यूज होगा। ठीक है, देन फोर्थ वन है आपका टैकोमीटर। तो टैकोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, के एस। तो के एस को हम लोग ब्लॉक डायग्राम में कैसे लिखेंगे, के एस। ओके, सो ये हमने ट्रांसफर फंक्शन तो सबके जान लिए। अब सबको हम लोग ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है इनपुट में, तो आप इनपुट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका इनपुट है, यहाँ पे आपका ट्रांसफर फंक्शन आएगा पोटेंशियोमीटर का, जो कि हो K1। देन उसके बाद हमारा ओपेम्प है, यानी कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये होता है। तो हम लोग डिफरेंशियल ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे बताएंगे, K2। ठीक है, ये आपका फीडबैक पाथ है। ये वाला हिस्सा जो है, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपका हिस्सा बता रहा है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। देन उसके बाद क्या है आपका डीसी मोटर है। तो डीसी मोटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, के एस डिवाइडेड बाय एस टाउ एम एस प्लस 1, ये होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन। और ये हमें यहाँ से मिलता है आउटपुट, और ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ से आपका फीडबैक पाथ शुरू होता है। और फीडबैक में आप लोग क्या यूज कर रहे हैं, टैकोमीटर। तो यहाँ से फीडबैक में हम लोग टैकोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे के एस। तो ये आ गया के एस। ओके,
तो ये हो गया, ये जो हमारी सिस्टम थी उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सो देखो, ये तो बहुत बड़ा ही ब्लॉक डायग्राम है। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर इतना बड़ा ब्लॉक डायग्राम हमें किसी भी सिस्टम के लिए बनाना नेसेसरी है क्या? तो मैं कहूंगा कि इतना बड़ा ब्लॉक डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसका एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। अब वो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कैसे किया जाता है, तो देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट कर देता हूं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। रिडक्शन किसी भी सिस्टम का, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी कंट्रोल सिस्टम हो आपकी, उसका एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम बना दें, तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद हमें उस ब्लॉक डायग्राम को एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है। और एनालाइज करने के लिए हमें उसके इंडिविजुअल ब्लॉक्स का ट्रांसफर फंक्शन जानना पड़ता है। और ट्रांसफर फंक्शन एक बार हमें अगर मिल जाए तो हम लोग वहां से उसका बिहेवियर पता कर सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम का बिहेवियर क्या रहेगा। मीन्स जो भी आप इनपुट देंगे तो सिमिलरली आपको ब्लॉक्स में क्या आउटपुट मिलने वाला है, ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इट्स ट्रांसफर फंक्शन, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये क्यों लिखा मैंने कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करने की हमें जरूरत पड़ी। तो हम लोग, अगर मान लीजिए आपके कोई कॉम्प्लेक्स कोई कंट्रोल सिस्टम है, तो आप ऐसा थोड़ी ना है कि अलग अलग ब्लॉक डायग्राम बना के अलग अलग की बिहेवियर समझेंगे, देन उसके बाद एक एक फिल्ट्रेशन करते 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 आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ, ये जो कंट्रोल सिस्टम है अगर हम उसे इनपुट ये दे रहे हैं तो हमें आउटपुट ये मिलेगा। ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग होल जो आपकी पूरी की पूरी सिस्टम है, उसका पूरी सिस्टम का आप लोग क्या करते हैं, एक मेन ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं और उसका ही एनालाइज करते हैं। देन एनालाइज करके आप बताते हैं कि उसका इनपुट क्या है और इनपुट का उस प्रोसेस पे क्या असर होगा और असर के कारण आपका आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है। तो ऑल ओवर ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है। सो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें हर एक ब्लॉक को, एक हर एक सिंगल ब्लॉक को सबसे पहले सिंप्लीफाई वे में हमें लिखना पड़ता है। ठीक है। ताकि हम लोग क्या कर सके, उसका एक ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का एक ब्लॉक बना सके। अब वो कैसे बनाते हैं? ठीक है। तो देखो, हमने इससे पहले जो एग्जांपल लिया था ना, ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, तो इसमें हमारा ये जो सिस्टम आई थी, ये ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक डायग्राम आया था ऐसा कुछ। ठीक है। तो इसको हम लोग पीछे लिख देते हैं, पीछे बना देते हैं। तो इनपुट था हमारा, इनपुट में जैसे आर ऑफ एस इनपुट है, K1 था, देन हमारा समिंग पॉइंट था, देन यहाँ पे K2 था, देन हमारा मोटर का फंक्शन था, और ये हमारा आउटपुट है, यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट है और यहाँ से हमारा फीडबैक जा रहा है। ओके। सो ब्लॉक डायग्राम का रिडक्शन करेंगे हम, तो हमें कुछ ऐसा ब्लॉक डायग्राम मिलेगा। देखो,
सिर्फ इनपुट होगा, देन यहाँ पे कुछ मेन ट्रांसफर फंक्शन होगा और यहाँ से हमारा आउटपुट मिलेगा हमें। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कैसे बनेगा? देखो ब्लॉक आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, K1 K2 Km डिवाइडेड बाय S टाउ ms प्लस 1 प्लस K2 Km Ks। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक जो बना ना आपका, ये जो ट्रांसफर फंक्शन बना आपका, ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये कैसे बना? ठीक है, तो वो कैसे बनता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। वो नियम क्या होंगे कि रूल्स हैं कुछ, कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो वो रूल्स पे जाने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज सीखनी पड़ेगी कि ये जो हमारा क्लोज लूप बन रहा है, ठीक है, ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप का कुछ ट्रांसफर फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले वो सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो आ जाइए। डेरिवेशन ऑफ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो एक सिंपल सा एक क्लोज लूप का एग्जांपल लेते हैं जिसकी फीडबैक सिस्टम आप दे रखी हो। तो जैसे मान लो यहाँ पे आपको RFS दे रखा है, एक आपका समिंग पॉइंट है, यहां से आपको गेन दे रखा है इसका G ऑफ एस, और यहां से आपको आउटपुट मिल रहा है C ऑफ एस, और ये टेक ऑफ पॉइंट है आपका जहां से आप फीडबैक ले रहे हैं, और वो फीडबैक जो है उसका गेन कितना है, H ऑफ एस है, और यहां से ये आपका आउटपुट, जहां से आउटपुट है E ऑफ एस, और इसका जो फीडबैक है वो है P ऑफ एस। ठीक है, आपको इतना चीज दे रखी है, ये आपका टेक ऑफ पॉइंट है, और ये जो है इसको आप लोग कहते हैं समिंग पॉइंट। चलो, तो यहाँ पे R ऑफ एस क्या है आपका, लाप्लास ऑफ इनपुट सिग्नल, C ऑफ एस क्या है आपका, लाप्लास ऑफ आउटपुट सिग्नल, ये जो E ऑफ एस है वो E ऑफ एस क्या है, लाप्लास ऑफ एरर सिग्नल, ये जो B ऑफ एस है, ये B ऑफ एस क्या है आपका, लाप्लास ऑफ फीडबैक सिग्नल, और ये G ऑफ एस क्या है आपका, फॉरवर्ड का ट्रांसफर फंक्शन, और ये जो H ऑफ एस है वो क्या है आपका, फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन। Now we shall derive the closed loop transfer function. So we start from the output side. आउटपुट साइड से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट पे हमें C ऑफ एस मिल रहा है। तो C ऑफ एस हमें कैसे मिल रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, C ऑफ एस आपको E ऑफ एस और G ऑफ एस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, C ऑफ एस मिलता है। तो E ऑफ एस और G ऑफ एस इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आपको ये चीज C ऑफ एस आपको मिलती है। नाउ यहां से एक चीज देखिए, ये E ऑफ एस आपको कैसे मिल रहा है, ये E ऑफ एस आपको मिल रहा है R ऑफ एस और प्लस और माइनस B ऑफ एस, इन दोनों का आप लोग क्या करते हैं, समेशन करते हैं, या फिर जो भी है समिंग पॉइंट से आपको E ऑफ एस की वैल्यू मिलती है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं तो आपको इक्वेशन नंबर 2 E ऑफ एस कैसे मिलेगा, R ऑफ एस प्लस और माइनस B ऑफ एस। ये कहां से लिखा मैंने, ये यहां से लिखा। ठीक है, जो भी आपकी यहाँ पे आप जो भी आपकी फिगर है यहां से मैंने लिखा, E ऑफ एस इज इक्वल टू, देखिए R ऑफ एस और B ऑफ एस का प्लस और माइनस जो भी करते हैं आप वहां से आपको
ये चीज मिलती है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करते हैं, तो पुट करने पे हमको क्या मिलेगा, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें सी ऑफ एस की कुछ वैल्यू मिलेगी। सी ऑफ एस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ एस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर ऑफ एस प्लस और माइनस बी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने पे हमें क्या मिलेगा, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस और माइनस बी ऑफ एस जी ऑफ एस, ये हमें मिलेगा। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज आप देख रहे होंगे कि आपको बी ऑफ एस कैसे मिल रहा है। बी ऑफ एस देखिए, आपको बी ऑफ एस कैसे मिल रहा है, बी ऑफ एस आपको मिल रहा है यहां से आपको सी ऑफ एस और यहां से आपको एच ऑफ एस, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तब जाके आपको बी ऑफ एस मिल रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, नाउ बी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। कहां से लिखा, मैंने ये जो आपको फिगर दे रखी है यहीं से मैंने आपका ये पुट किया है। ठीक है, सिंपल। तो मैं इसको अगर इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं, सो इक्वेशन नंबर 4 को मैं पुट करूंगा कहां पे, इक्वेशन नंबर 3 में। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आउटपुट बाय इनपुट चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे क्या है आपका सी ऑफ एस और इनपुट क्या है आपका आर ऑफ एस। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में देखिए आपका आर ऑफ एस भी है और आपका सी ऑफ एस भी है, लेकिन 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 ऑल ओवर आपका ये बी ऑफ एस जो है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसीलिए मुझे बी ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ी, और ये फाइंड आउट करी हुई वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, ताकि मेरा जो टोटल इक्वेशन है वो टोटल इक्वेशन में मेरा क्या आ जाए, सिर्फ और सिर्फ वो इक्वेशन मेरा कन्वर्ट हो जाए जी ऑफ एस और एच ऑफ एस में। क्यों, क्योंकि यही मेरा जो इक्वेशन बनेगा यही ट्रांसफर फंक्शन का एक कारण है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए मुझे ये ढूंढना पड़ा। ठीक, नाउ ये जो मैं इक्वेशन नंबर 4 है इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में। पुट करते ही मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू मेरे पास कुछ ऐसी हो जाएगी। तो सी ऑफ एस था, सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस और माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, मैं आउटपुट वाले इक्वेशन को एक साइड कर दूंगा और इनपुट वाले इक्वेशन को एक साइड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे आउटपुट वाले इक्वेशन क्या है, सी ऑफ एस है और ये वाला इक्वेशन है। तो यहां से मैं सी ऑफ एस, ये प्लस और माइनस है, इक्वल टू की उस तरफ जाएंगे तो माइनस और प्लस हो जाएंगे, देन सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, सी ऑफ एस को कॉमन निकाल लूंगा। सी ऑफ एस मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस और प्लस एच एस जी एस, और यहाँ पे क्या बचेगा, आर एस जी एस। ओके, तो यहां से मैं सी ऑफ एस और आर एस का रेशियो निकाल सकता हूं, जो कि बनने वाला है मेरा जी एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस और प्लस जी एस एच एस। ठीक है, ये मेरा बनेगा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, मैंने ये ब्लॉक डायग्राम से ऑब्टेन किया हुआ ट्रांसफर फंक्शन है कि सी ऑफ एस और आर ऑफ एस का जो भी आपका रेशियो है वो आपका ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है, और मैंने ये ट्रांसफर फंक्शन को ऑब्टेन किया है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ओके, नाउ अगर आपका सिस्टम
अगर आपका सिस्टम नेगेटिव फीडबैक देता है, तो नेगेटिव फीडबैक में देखिए, नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ द सिस्टम इज गिव नेगेटिव फीडबैक, सो व्हाट हैपन, नेगेटिव फीडबैक अगर आपको दे रहा है तो सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर एस, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका, यहाँ पे आप लोग नेगेटिव अप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव अप्लाई करते ही जो आपका ये माइनस वाला सिस्टम है ये आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका फीडबैक क्या मिलेगा, जी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस एच एस, ये आपका क्या मिलेगा, ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। और अगर आपका सिस्टम पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक, तो पॉजिटिव फीडबैक देगा तो यहाँ पे प्लस ऐड होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस जी एस एच एस आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 माइनस जी एस एच एस हो जाएगा, सिंपल। तो क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन क्या आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, किसी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का एक मेन फॉर्मूला आप कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला है, क्या है, ये ये वाला फॉर्मूला, स्टार जो इसमें मैंने स्टार मार्क किया है वो, ठीक है। तो अगर आपके कुछ ऐसी सिस्टम होती है, ऐसी सिस्टम, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, फीडबैक अगर साथ में है तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, जो मैंने स्टार मार्क किया है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ये जो फॉर्मूला आया आपका, ये फॉर्मूला आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। किसी भी सिंपल फीडबैक लूप में आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिडक्शन करके आप ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, या फिर ये वाला इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पे प्लस आएगा, पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, सिंपल, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, तो ब्लॉक डायग्राम के एडवांटेजेस क्या है कि देखिए, मैं एडवांटेजेस भी आपको लिख देता हूं। एडवांटेजेस क्या है, द फंक्शनल ऑपरेशन of the system can be observed, can be observed by its block diagram। देन दूसरा एडवांटेज क्या है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपके कोई भी सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगी उसका भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया, ब्लॉक डायग्राम गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज क्या है, आप लोग क्या कर सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम को किसी भी सिस्टम के एनालिसिस के लिए या फिर कोई भी कंट्रोल सिस्टम के डिजाइन के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक एडवांटेज हो गया उसका। कैसे लिखेंगे उसको, ब्लॉक डायग्राम इज यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ओके, और चौथा क्या है, ब्लॉक डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना
इजी रहता है, बहुत ही इजी रहता है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, अगर उसका आपको ट्रांसफर फंक्शन पता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो ये भी उसका एक एडवांटेज है। कैसे लिखेंगे उसको? इट इज वेरी इजी and very simple to construct the block diagram for big and complicated system. अब एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि कोई भी सिस्टम के लिए उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन एक यूनिक चीज नहीं है। मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका सिस्टम अगर सेम है तो दोनों सेम सिस्टम के लिए एक यूनिक ही ब्लॉक डायग्राम बनाया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस हो गया, उसका एक डिसएडवांटेज है। ब्लॉक डायग्राम for a given system is not unique. ठीक है, और एक मेन डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो भी सोर्स है आपका, एनर्जी सोर्स होता है आपका, उस एनर्जी सोर्स को आप क्या करते हैं, डायग्राम में शो नहीं कर सकते। तो वो भी डिसएडवांटेज है कि सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम is not shown in diagram. तीसरा एडवांटेज क्या है, ब्लॉक डायग्राम जो है आपका किसी भी फिजिकल कंस्ट्रक्शन पे टिप्पणी नहीं करता। टिप्पणी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन एक खाली आपको आइडिया देता है कि आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। फिजिकली आपका किस तरीके से कंट्रोल सिस्टम आपका कनेक्टेड है या फिर फिजिकली आपका कैसा दिखेगा, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, द ब्लॉक डायग्राम does not give any information about the physical construction of the system। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने पहले तो फिजिकल सिस्टम से किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बनाया जाता है वो देखा। उसके लिए हमने दो चीज मेन हमको चाहिए, एक तो कंपोनेंट के सारे कंपोनेंट के ट्रांसफर फंक्शन हमें पता होनी चाहिए ये चीज, और किस तरीके से उसे कनेक्ट किया जाता है ये भी हमें पता होनी चाहिए। देन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन हमने क्यों जरूरत है और हमने क्यों उसको यूज किया वो भी हमने देखा। ठीक है, और तीसरी क्या चीज देखी हमने, क्लोज लूप यानी फीडबैक जो पाथ होता है उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे हम लोग को डेरिवेट करना चाहिए वो भी हमने आज देखा, और साथ साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी देखे ब्लॉक डायग्राम के। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तब हम लोग कुछ रिडक्शन के रूल्स देखेंगे। तो टोटल ऐसे तो 10 रूल हैं, तो वो 10 के 10 रूल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर देंगे। ठीक है, सो